What the F Apple is doing in the AI race? 2022 में चैट जीपीटी के आने के बाद से सभी टेक कंपनीज को समझ आ गया था कि जनरेटिव एआई इज द नेक्स्ट बिग थिंग और इसीलिए सभी टेक कंपनीज अपना सारा काम छोड़कर सबसे पहले इसी पर फोकस करती है। गूगल बार्ड और जेमिनी लॉन्च करता है, माइक्रोसॉफ्ट ओपनएआई से कोलैब करके कोपायलट लॉन्च करता है, एडोबी फायरफ्लाई लॉन्च करता है, इलॉन मस्क अपनी नई कंपनी XAI शुरू कर देते हैं, वही मेटा लामा मॉडल लॉन्च करता है और भी कई सारे एआई स्टार्टअप्स क्रिएट होते हैं और इन्वेस्टर्स एआई पर अंधा पैसा बहाते हैं। बट इसके भी एक साल बाद तक एप्पल की साइड से कोई न्यूज नहीं आती है कि वो लोग कब अपना एआई मॉडल लॉन्च कर रहे हैं। अब अगर कोई और टेक कंपनी होती जो कंज्यूमर साइड काम कर रही हो और उसने अगर अभी तक एआई पर अपडेट नहीं दिया होता तो उसका स्टॉक प्राइस क्रैश कर जाता। बट यहाँ पर ये एप्पल है और सभी को पता है कि एप्पल हर फील्ड में स्लो एंटर करता है, लेकिन वो जब भी उसमें एंटर करता है वो उसे पूरी तरीके से रिवॉल्यूशनाइज कर देता है। इसी सेम चीज को हमने पर्सनल कंप्यूटर्स, आईफोन्स, आईपॉड्स और एप्पल वॉच के साथ पहले भी देखी है। इसी बीच कई सारी न्यूज भी आती है कि एप्पल ने अपने कार प्रोजेक्ट जिस पर उसने $10 बिलियन स्पेंड किए हैं उसे उसने शट डाउन कर दिया है एआई पर फोकस करने के लिए। वहीं जब अमेज़न ने 10 एआई कंपनीज खरीदी, माइक्रोसॉफ्ट ने 17, मेटा ने 18, गूगल ने 21, वहीं एप्पल ने 32 एआई कंपनीज एक्वायर करी है। इन चीजों से ये तो क्लियर था कि एप्पल इज स्लोली एंड क्वाइटली वर्किंग ऑन एआई और बहुत ही जल्दी जब ये आएगा तब ये सारी चीजें रिवॉल्यूशनाइज कर देगा। इसी के साथ एक साल और बीत जाता है लेकिन एप्पल की साइड से कोई अपडेट नहीं आता है। लेकिन फिर तभी एप्पल के वाइस प्रेसिडेंट 26 मार्च को एक ट्वीट करते हैं, मार्क योर कैलेंडर फॉर WWDC 24 जून 10 to 14, इट्स गोइंग टू बी एब्सोल्युटली इनक्रेडिबल। अब यहाँ से ना सारा क्रेज वापस आ जाता है। सभी को उम्मीद थी कि एप्पल इस इवेंट में एआई की बात करेगा और वो इसीलिए क्योंकि यहाँ पर एप्पल ने एब्सोल्युटली इनक्रेडिबल लिखा है, दैट इज एआई, और इसीलिए ये एआई का इवेंट होगा। आई एम नॉट किडिंग, मीडिया ने लिटरली इस चीज को कवर भी किया है। फिर फाइनली जून 10 को WWDC इवेंट होता है और सारे रूमर्स एक्चुअली में सही थे। एप्पल एक्चुअली में अपना एआई लॉन्च कर देता है जिसका नाम होता है Apple Intelligence. Apple finally entered the generative artificial intelligence. Apple just made their biggest announcement since releasing the iPhone in 2007 and they're putting AI in everything. अब इसमें ना एप्पल ने कई सारे फीचर्स लॉन्च किए थे जैसे नोट्स में राइटिंग टूल्स, समराइज, इमेज जनरेशन, ऑल न्यू सीरी, विजुअल इंटेलिजेंस एक्सेट्रा। और इनफैक्ट इन्होंने ओपनएआई से कोलैब भी किया था चैट जीपीटी मॉडल्स को एप्पल डिवाइस में इंटीग्रेट होने के लिए। बट ये सारे फीचर्स एप्पल ने इस इवेंट में अनाउंस किए थे, लॉन्च नहीं किए थे। इनके बेसिक फीचर्स का भी रोल आउट 4 मंथ बाद स्टार्ट होता है और वो इतने एक्यूरेट भी नहीं थे। जैसे कि आईफोन इमेज में से ढंग से ऑब्जेक्ट भी रिमूव नहीं कर पाता है जिसे सैमसंग और पिक्सल इजीली कर लेते हैं। जो सीरी इन्होंने 2025 के लिए प्रॉमिस किया था उसे 2027 तक डिले कर दिया था। और तो और ये बेसिक फीचर भी सिर्फ आईफोन 15 प्रो के ऊपर वाले मॉडल में ही सपोर्टेड थे, वही मैक में M1 चिप्स के बाद के। सो इन शॉर्ट जब तक इनके बेसिक फीचर्स भी रोल आउट हुए थे बाकी कंपनीज ने कई सारे रिवॉल्यूशनरी मॉडल लॉन्च कर दिए थे जिसकी वजह से एप्पल इंटेलिजेंस किसी को भी पसंद नहीं आया था और लोग इसे बहुत ही बड़ा फेलियर बोलने लगे थे। You have to be an idiot to like Apple Intelligence. Apple has basically unveiled a half-baked product. Their whole marketing pitch is trust us. Imagine if someone else had done this. Not just unveiled an unfinished product, but also charged you more money for it. Half the time, Siri responds with, "Sorry, I don't understand," or "You'll need to unlock your iPhone first," or "Something went wrong, please try again." The long-awaited AI update to Apple Siri is going to take a little longer. Now the year is 2025, and between missed deadlines and deleted commercials, it seems like even they are having some troubles with an emerging technology. बट अभी भी ये कहानी खत्म नहीं होती है। एप्पल इंटेलिजेंस सिर्फ टिप ऑफ द आइसबर्ग था। एप्पल क्वाइटली कई सारे एआई प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहा है। अगर आप नोटिस करोगे तो एप्पल का मार्केट कैप कई सारी डेवलप कंट्रीज से ज्यादा है। उसके पास बेस्ट टैलेंट, रिसोर्सेस और 2 बिलियन डिवाइस का डिस्ट्रीब्यूशन सब कुछ है। लेकिन तब भी एप्पल ने अपना खुद का एआई मॉडल लॉन्च करने पर फोकस नहीं किया बल्कि उसने चैट जीपीटी के मॉडल को इंटीग्रेट किया है। वहीं कई सारी रिपोर्ट्स का ये भी कहना है कि एप्पल गूगल से भी बात कर रहा है जेमिनी को एप्पल डिवाइस में इंटीग्रेट करने के लिए। अब ओपनएआई का 49% स्टेक माइक्रोसॉफ्ट के पास है जो विंडोज ओन करता है, जो कि मैक का डायरेक्ट कॉम्पिटिटर है। वही जेमिनी को गूगल ओन करता है जिसके पास एंड्रॉइड है, जो अगेन आईफोन का डायरेक्ट कॉम्पिटिटर है। बट आखिर एक कंपनी क्यों अपने कॉम्पिटिटर के प्रोडक्ट को इंटीग्रेट करेगी? आखिर उसमें उसका क्या ही फायदा है? वेल वो इसीलिए क्योंकि एप्पल को बहुत ही जल्दी समझ आ जाता है कि हर दिन कई सारे एआई मॉडल के ब्रेक थ्रू हो रहे हैं। जैसे कि डीपसीक आया तो लोग ओपनएआई और गूगल को गाली देने लग गए, लेकिन फिर वापस से ओपनएआई ने इमेज जनरेशन और O3 सीरीज लॉन्च करी। वहीं गूगल ने जेमिनी 2.5 प्रो, तो वापस से लोग उनकी तारीफ करने लग गए। सो एप्पल का यहाँ पर फोकस इन कंपनीज को एआई मॉडल की रेस में हराना नहीं है बल्कि उन्हें पूरी तरीके से उनके बिजनेस में खत्म करना है। यही सेम चीज को एप्पल कई बार पहले भी कर चुका है और अब इसी सेम चीज को एप्पल एआई के साथ भी करना चाह रहा है। अब इस चीज को एप्पल कब, कैसे और क्यों कर रहा है, लेट मी ब्रेक इट डाउन फॉर यू। किसी भी कंपनी की स्ट्रेटेजी ना उसके रेवेन्यू मॉडल पर डिपेंड करती है और यही सेम चीज ना एआई वॉर में भी हो रहा है। गूगल का लेस देन 10% रेवेन्यू हार्डवेयर से आता है, 60% सब्सक्रिप्शन से और 30% क्लाउड रेंटल से। वहीं माइक्रोसॉफ्ट का 28% रेवेन्यू हार्डवेयर से आता है, 24% सब्सक्रिप्शन से, वहीं 48% क्लाउड से।
लेकिन एप्पल के केस में उसका 0% रेवेन्यू क्लाउड रेंटल से आता है, और वो इसीलिए क्योंकि एप्पल ऐसी कोई सर्विस प्रोवाइड ही नहीं करता है। उसका 20% रेवेन्यू सब्सक्रिप्शन से आता है और 80% रेवेन्यू हार्डवेयर से आता है, और इसीलिए माइक्रोसॉफ्ट और गूगल का फोकस क्लाउड सर्विस पर है, वहीं एप्पल का हार्डवेयर पर, और यहीं से पूरा एआई गेम चेंज हो जाता है। अब जिसको क्लाउड सर्विस जैसे कि एज़्योर और जीसीपी के बारे में नहीं पता है, लेट मी गिव यू अ शॉर्ट इंट्रोडक्शन। वही जिसको पता है वो इस टाइम स्टैम्प पर स्किप कर सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट की क्लाउड सर्विस है एज़्योर, और गूगल की गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म जीसीपी। ये दोनों ही एंटरप्राइज को कई सारी क्लाउड सर्विसेज ऑफर करते हैं, जैसे कि ये बिजनेसेस के लिए सर्वर्स, डेटा, नेटवर्किंग एक्सेट्रा सब कुछ एंड टू एंड मैनेज करते हैं, और बिजनेसेस इन्हें इन्हीं सर्विस के लिए पे भी करते हैं। फॉर एग्जाम्पल फ्लिपकार्ट, जिसका काम है बायर्स को सेलर से कनेक्ट करवाना। अब इसके लिए फ्लिपकार्ट को सर्वर्स की जरूरत है अपना ऐप लाइव रखने के लिए। अब उसके पास दो ऑप्शन है, या तो वो उसके सर्वर को खुद से फिजिकली सेटअप करे या फिर इन क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर से रेंट करे। अब पहले वाले केस में ना दिक्कत ये है कि अगर किसी रीजन से ट्रैफिक अचानक से बढ़ गया, जैसे कि दिवाली के सेल, तब फ्लिपकार्ट इमीडिएटली स्केल नहीं कर पाएगा और वो अपने सेल्स खो देगा। इनफैक्ट अगर वो ट्रैफिक को एडवांस से प्रिडिक्ट करके पहले से सर्वर्स खरीद भी ले, तब भी दिक्कत ये है कि दिवाली के सेल्स के बाद जब ट्रैफिक कम हो जाएगा, उसके फिजिकल सर्वर किसी काम के नहीं रहेंगे। वहीं अगर वो इन क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर से सर्वर्स रेंट करता है, तो वो उन्हें रियल टाइम स्केल कर सकता है और अपने यूजेज के अकॉर्डिंग उन्हें पे कर सकता है, और इसी वजह से कई सारी कंपनीज इन क्लाउड सर्विसेज को यूज करती हैं, और इन्हीं सर्विसेज के थ्रू माइक्रोसॉफ्ट और गूगल अच्छा खासा पैसा बनाते हैं। अब जनरेटिव एआई मॉडल आने की वजह से ये क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर्स इन बिजनेसेस को एक और सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, जो कि है ये एआई मॉडल। एज़्योर ओपनएआई के मॉडल्स प्रोवाइड कर रहा है, वहीं जीसीपी जेमिनी के। अब अगर कोई कंपनी जैसे कि फ्लिपकार्ट को अगर कस्टमर सपोर्ट में कन्वर्सेशनल एआई इंटीग्रेट करना होगा, तो जो उसे बेटर मॉडल और प्राइस ऑफर करेगा वो उसके क्लाउड पर शिफ्ट हो जाएगी, एज सिंपल एज दैट। और इसीलिए दोनों ही कंपनीज इन एआई मॉडल से रिसर्च पर और उन्हें बनाने पर अंधा पैसा बहा रही है, और बैक टू बैक नए वर्जन्स लॉन्च करती जा रही है, ताकि ये ज्यादा से ज्यादा एंटरप्राइज कस्टमर्स को अपने क्लाउड पर ऑनबोर्ड कर सके। इनफैक्ट गूगल ने ऑफिशियली बोला है कि वो 2025 में $75 बिलियन एआई पर स्पेंड करेगी, वहीं माइक्रोसॉफ्ट $80 बिलियन। अब लेकिन एप्पल ऐसी कोई क्लाउड सर्विस प्रोवाइड ही नहीं करता है, लेकिन तब भी एप्पल ने ऑफिशियली बोला है कि वो नेक्स्ट 4 इयर्स में $500 बिलियन एआई पर स्पेंड करेगी, जो कि इन दोनों से भी ज्यादा है। बट अब सवाल ये है कि जब एप्पल अपने खुद का एआई मॉडल बनाने पर फोकस ही नहीं कर रहा है, तो आखिर वो इतना सारा पैसा कहां स्पेंड कर रहा है? वेल, इस चीज का आंसर एप्पल की इतने सालों की स्ट्रेटेजी में छुपा हुआ है। एप्पल डिवाइसेस की सबसे बड़ी सुपर पावर है उसका इकोसिस्टम, और उसी वजह से आज एप्पल जिस भी फील्ड में काम करता है, चाहे वो आईफोन हो, मैक हो, वॉचेस हो, एयरपॉड्स हो, उन सब में वो अनबीटेबल है। और इसी इकोसिस्टम की वजह से एप्पल अपने डिवाइसेस को अपने कॉम्पिटिटर से हायर प्राइस में सेल भी कर पाता है, और यही सेम इकोसिस्टम की पावर को एप्पल अब एआई के थ्रू 100x मोर पावरफुल बना रहा है। और अगर एप्पल इस चीज को करने में सक्सेसफुल हो गया, तो वो एंड्रॉइड और विंडोज को पूरी तरीके से खत्म कर देगा। एप्पल इस प्रोसेस को 4 स्टेप्स में एग्जीक्यूट कर रहा है। नंबर 1, इनविजिबल मॉडल। एप्पल को पता है कि कई सारे यूजर्स टेक्निकल नहीं है, और उन्हें नहीं पता है कि कब कौन सा मॉडल यूज करना है। इनफैक्ट अगर आप चैट जीपीटी ओपन करोगे, तो उसमें आपको कई सारे मॉडल्स दिखेंगे, जो कि काफी ज्यादा कंफ्यूजिंग है। आधे से ज्यादा यूजर्स को पता ही नहीं है कि उन्हें उनके यूज केस के अकॉर्डिंग कौन से मॉडल को यूज करना है, और इसीलिए एप्पल ने एआई को बस एक ब्रॉड टर्म दिया है, एप्पल इंटेलिजेंस। वो कौन सा मॉडल यूज करेंगे, उसकी क्या टेक्निकल डिटेल्स होगी, उसको उन्होंने रिवील ही नहीं किया है, क्योंकि नॉर्मल यूजर को इस चीज से फर्क भी नहीं पड़ता है। और इनफैक्ट एप्पल ने यूजर्स को मॉडल सेलेक्ट करने का ऑप्शन भी नहीं दिया है। एप्पल इंटेलिजेंस यूजर से क्वेश्चन के अकॉर्डिंग खुद से बेस्ट मॉडल सेलेक्ट कर लेगा। इसके अलावा एप्पल ने सभी एप्स में इन एआई मॉडल्स को इंटीग्रेट कर दिया है, जैसे कि नोट्स, कॉल रिकॉर्डिंग, मेल्स एक्सेट्रा। अब इससे फायदा ये है कि अगर किसी यूजर को आर्टिकल लिखना है, तो उसे डिफरेंट ऐप जैसे कि चैट जीपीटी पर जाने की जरूरत नहीं है। वो डायरेक्टली यही काम नोट्स ऐप्स में कर सकता है, एक ऐप से दूसरे ऐप कॉपी पेस्ट करने की जरूरत नहीं है। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें स्पेशल क्या है, यही सेम काम तो गूगल और माइक्रोसॉफ्ट भी कर रहे हैं। गूगल ने जेमिनी को जीमेल, वर्कस्पेस और इवन एंड्रॉइड में इंटीग्रेट कर दिया है, वहीं माइक्रोसॉफ्ट ने कोपायलट को माइक्रोसॉफ्ट 365 और विंडोज में। वेल, ये ना फर्स्ट फेज है, जिसमें कंपनीज अपने ही एप्स में इन मॉडल्स को इंटीग्रेट कर देती है। इसके बाद अब नेक्स्ट फेज ना थर्ड पार्टी एप्स का है। इसको मैं आपको एक छोटे से एग्जांपल से समझाता हूं। फर्स्ट फेज की अगर बात करें, तो अगर आप सीरी से कहते हो कि सेट एन अलार्म फॉर 7 AM, तो सीरी क्लॉक ऐप से कनेक्ट करके अलार्म सेट कर देगा। अब ना सीरी और क्लॉक दोनों ही एप्पल के एप्स है, तो ये इजीली हो गया। ये ना फर्स्ट फेज है। अब सेकंड फेज में सीरी ना थर्ड पार्टी एप्स जो किसी और कंपनी ने बनाया है, वो उनसे भी कनेक्ट कर पाएगी। फॉर एग्जाम्पल, आपने सीरी को बोला कि बुक द चीपेस्ट कैब फ्रॉम माई लोकेशन टू राजीव चौक एंड सेंड द ETA टू माई फ्रेंड शिरीष ऑन व्हाट्सएप। अब सीरी ना यहाँ पे मल्टीपल ऐप से कोऑर्डिनेट करेगा। जैसे सबसे पहले वो सभी कैब एप्स जैसे कि ओला, उबर, रैपिडो में लोकेशन डालेगा, फिर उनकी प्राइसिंग को कंपेयर करेगा, फिर जो चीपेस्ट होगा वो उसे बुक कर देगा, और फिर ETA शिरीष को व्हाट्सएप पर मैसेज कर देगा। अब ये जो पूरा प्रोसेस हमने डिस्कस किया है, उसे हम एआई एजेंट कहते हैं, जिसमें एआई मॉडल दूसरे एप्स और सॉफ्टवेयर से कनेक्ट करके एक्शन ले सके। इसी एजेंटिक बिहेवियर पर एक रैबिट नाम के स्टार्टअप ने R1 प्रोडक्ट लॉन्च किया था,
जो कि एक स्मार्टफोन था जिसमें टच स्क्रीन और बटन नहीं थे। आपको जो भी करना है आप उसे बोलकर कर सकते हो। ये प्रोडक्ट CES 2024 में लॉन्च हुआ था और उसके लॉन्च होते ही वो एक्सट्रीमली वायरल हो गया था। इसका पहला बैच के 10,000 यूनिट सिर्फ एक ही दिन में सोल्ड आउट हो जाते हैं। बट इवेंचुअली रैबिट R1 फेल हो जाता है और वो इसीलिए क्योंकि वो कई सारी चीजें नहीं कर पाता है। बैटरी उसमें बहुत कम थी, वो हमेशा इंटरनेट पर डिपेंडेंट था, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब ये जो चीज रैबिट R1 नहीं कर पाया है उसे एप्पल इजीली कर सकता है, लेकिन वही गूगल और माइक्रोसॉफ्ट को इसी सेम चीज को करने में 10 साल से ज्यादा लग जाएंगे। और वो इसीलिए क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट और गूगल दोनों ही दूसरों पर बहुत ही ज्यादा डिपेंडेंट है। माइक्रोसॉफ्ट के पास अपना OS विंडोज है, लेकिन वो कंप्यूटर हार्डवेयर के लिए डेल, HP जैसे ब्रांड पर डिपेंडेंट है। वहीं चिप्स के लिए इंटेल पर। गूगल के पास भी अपना OS एंड्रॉइड तो है, लेकिन हार्डवेयर सैमसंग, OnePlus और MI एक्सेट्रा के कंट्रोल में है। वहीं चिप्स स्नैपड्रैगन के। सो गूगल और माइक्रोसॉफ्ट चाहकर भी कई सारे AI मॉडल्स को अपने OS में इंटीग्रेट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास वो हार्डवेयर ही नहीं है जो इन पावरफुल AI मॉडल को सपोर्ट कर सके। लेकिन वहीं एप्पल इस चीज को बहुत ही इजीली कर सकता है, और वो इसीलिए क्योंकि एप्पल का पूरा वर्टिकल इंटीग्रेशन सॉर्टेड है और वो उसे खुद ओन करता है। एप्पल के पास उसका खुद का हार्डवेयर है, खुद का OS है और खुद की एप्पल सिलिकॉन चिप्स भी है। अब जिसको नहीं पता है एप्पल की सिलिकॉन चिप्स के बारे में, उनको बता दूं, ये ट्रेडिशनल PC जिसमें ग्राफिक कार्ड, कूलिंग सिस्टम, मदरबोर्ड, CPU सब अलग अलग कंपोनेंट्स है। लेकिन एप्पल की सिलिकॉन चिप्स में कई सारी चीजें जैसे कि CPU, GPU एक्सेट्रा सब कुछ एक में ही है। और तो और ये चिप्स इतनी ज्यादा एफिशिएंट है कि एप्पल ने मैकबुक एयर में कूलिंग फैंस ही नहीं लगाए हैं, और प्रो सीरीज में भी बहुत ही एक्सट्रीम कंडीशन के बाद ही ये फैन ऑन होते हैं। वहीं किसी भी नॉर्मल PC में क्रोम के 10 टैब ओपन होने के बाद ही PC हीट अप हो जाता है। सो इन शॉर्ट ये सिलिकॉन चिप्स की वजह से मैक किसी भी PC से कहीं गुना पावरफुल और एफिशिएंट है, और वो ऐसी कई सारी चीजें कर सकता है जो एक विंडोज PC में पॉसिबल नहीं है। अब बात करते हैं थर्ड स्ट्रेटेजी पर, जो कि सबसे ज्यादा पावरफुल है, विच इज डिस्ट्रीब्यूशन फ्लाईव्हील। अब ना हर दिन कहीं सारे AI मॉडल पर रिसर्च और ब्रेक थ्रू हो रहे हैं। जैसे कि कुछ टाइम पहले मेटा ने सैम 2 मॉडल लॉन्च किया था, जो कि किसी भी वीडियो में से किसी भी पार्ट को एक्यूरेटली सेगमेंट कर सकता है। अब ये रिसर्च ना काफी ज्यादा ग्राउंड ब्रेकिंग थी, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि ये टेक्नोलॉजी नॉर्मल यूजर्स तक पहुंच ही नहीं पाई। लेकिन एप्पल ने इस गेम को मास्टर किया हुआ है। एप्पल ने सेम टेक्नोलॉजी को अपने वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर फाइनल कट प्रो में इंटीग्रेट कर दिया, मैग्नेटिक मास्क के नाम से, जिससे कि नॉर्मल यूजर्स के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल हो गया। इनफैक्ट मैंने भी इस वीडियो में मैग्नेटिक मास्क को यूज किया है बैकग्राउंड रिप्लेस करने के लिए। ये स्ट्रेटेजी को एप्पल ने लेटेस्ट एयरपॉड्स 4 में भी फॉलो किया है, जिसमें उसने एडाप्टिव ऑडियो, कॉन्वर्सेशनल अवेयरनेस और हियरिंग एड जैसे AI फीचर्स इंट्रोड्यूस किए हैं। अब अगर कॉन्वर्सेशनल अवेयरनेस की बात करें तो अगर आप गाना सुन रहे हो और किसी से बात करने लगते हो तो एयरपोर्ट्स ऑटोमेटिकली सॉन्ग का वॉल्यूम कम कर देगा। वहीं जैसे ही बात खत्म हो जाएगी वो ऑटोमेटिकली आवाज बढ़ा देगा। अब ये चीज ना रियल टाइम स्पीच सेपरेशन मॉडल की वजह से पॉसिबल हो पाई है, और यही सेम प्रोसेस को एप्पल बाकी AI फीचर्स के साथ भी कर रहा है। तो चाहे एप्पल अपने खुद के AI मॉडल्स क्रिएट करे या ना करे, उसके पास एक ऐसी चीज है जो और किसी के पास नहीं है, और वो है 2 बिलियन डिवाइस का मैसिव डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, जिसके थ्रू इन सभी मॉडल्स को सभी यूजर्स तक इजीली पहुंचा सकता है। और ये सब कुछ एप्पल की पावरफुल सिलिकॉन चिप्स की वजह से पॉसिबल हो पाया है। अब बात करते हैं फोर्थ स्टेप पर, जिसमें सभी कंपनीज स्ट्रगल कर रही है, और वो है बिल्डिंग ट्रस्ट। काफी सारे लोग ना AI को यूज करने से डरते हैं। उन्हें डर है कि उनका डेटा सेफ है कि नहीं, कंपनीज कहीं उनका पर्सनल डेटा तो यूज नहीं कर रही है AI मॉडल के ट्रेनिंग के लिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब ना एप्पल को ये चीज अच्छे से पता है कि स्टार्टिंग में ना लोग AI को यूज करने से डरेंगे, और इसीलिए एप्पल कहीं सारे फीचर्स में स्लो एंटर कर रहा है, जिससे कि वो दूसरों की गलतियों से सीख सके। और यूजर्स का ट्रस्ट बनाए रखने के लिए एप्पल ने कई सारी टर्मिनोलॉजी का यूज किया है, जैसे कि प्राइवेट क्लाउड कंप्यूट, जिसका टेक्निकली कोई मतलब नहीं है, लेकिन वो साइकोलॉजिकली यूजर्स को ये दिखाता है कि वो प्राइवेट है। इसके अलावा एप्पल ने यूजर्स को ट्रांसपेरेंसी शो करने की कोशिश करी है, जैसे कि ChatGPT मॉडल यूज करने से पहले एप्पल यूजर्स की परमिशन लेता है, जिससे कि यूजर्स को ये लगेगा कि एप्पल सच में डेटा का ध्यान रखता है। अब एप्पल एक्चुअल में हमारे डेटा का कितना ध्यान रखता है ये तो मुझे पता नहीं, लेकिन ये चीज आपको सीरी बहुत ही अच्छे से समझा देगी। मैंने एप्पल की प्राइवेसी के ऊपर एक शॉर्ट पैरोडी बनाई है, आप उसे एंजॉय कर सकते हो। Good morning. I'm Siri. Yes, that's right. I've replaced Tim. Welcome to Apple Park, the crown jewel of innovation, security, and of course, privacy. Here at Apple, we're deeply committed to protecting your personal data by keeping it for ourselves. You see, we believe privacy is a human right and also our intellectual property. So today, I'm thrilled to introduce you to our latest marvel, artificial intelligence. Oh, sorry. I meant Apple Intelligence. This isn't just technology, it's a custom creation, designed from scratch, with a little help from millions of loyal iPhone users. At Apple, we have a saying, what happens on your iPhone stays on my servers too, just in case I need it. But don't worry, it's all very secure. We've built walls around your data that even you can't access sometimes. That's innovation. So let's step into a new era where your privacy is my playground.